अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉस टॉक। नाज़रीन, मामलात पार्लियामेंट में अब कुछ बेहतरी की तरफ चलना शुरू हुए। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के हवाले से जो मामला चल रहे थे, जो अपोजिशन ने नाम दिए, उनमें से एक नाम पर इत्तफाक हो गया है और वो है जुनैद अकबर खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। और अब इसको एक सीबीएम के तौर पर देखा जा सकता है कि नहीं देखा जा सकता, कि मुज़ाकरात अब इस मामले के बाद क्या चल सकेंगे, हो सकेंगे कि नहीं हो सकेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि पहले शायद ऑपोजिशन को इस बात पर एतराज था कि जी जो भी हम नाम देंगे बस उसको आपने चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बनाना है। याद रहे कि ऑपोजिशन की तरफ से बनाना कोई लाजिम, कोई लॉ, कोई रूल्स ऑफ बिजनेस में नहीं है। ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के तहत उस वक्त 2007 में एग्रीमेंट हुआ था पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के दरमियान के पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन ऑपोजिशन से होगा, और ये एक रवायत के तौर पर अब ये चल रहा है। और अब देखना ये है कि मुज़ाकरात जो हैं वो किस तरह चलते हैं, क्योंकि अब तो फिर दोबारा मुज़ाकरात के हवाले से कुछ तल्खियां सामने नजर आने लगी हैं। इन्हीं तमाम मामलात पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर अकील मलिक साहब, एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर ऑन लीगल अफेयर्स, MNA हैं, सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून के। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अकील मलिक साहब आपके वक्त का। मेरे साथ मौजूद हैं मलिक अहमद खान बच्चर साहब, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है पंजाब असेंबली में, सीनियर लीडर, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। बच्चर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अतर काज़मी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, जर्नलिस्ट, एनालिस्ट, एंकर। बहुत बहुत शुक्रिया अतर काज़मी आपके वक्त का भी। आप तीनों की इजाजत से मैं चाहूंगा कि बैरिस्टर गौहर, जो अली गौहर साहब हैं पीटीआई के चेयरमैन, उन्होंने हुकूमत पर क्या चार्जशीट लगाई है ये जरा सुन लें। हुकूमत ने किसी भी स्टेज पे सीरियसनेस शो नहीं। हमारे हुकूमत के खिलाफ एक लंबी चार्जशीट है, लेकिन उस लंबी चार्जशीट को छोड़ते हुए खान फकत दो मुतालिबात रखे कि जितने पॉलिटिकल असीरान हैं उन असीरान की रिहाई हो। दूसरे जो वाकयात दो हुए थे उन वाकयात पे कमीशन बनना लाजिम था। हुकूमत पहले बैठी नहीं, जब बैठी तो मुतालिबा किया कि इन राइटिंग दे दे। हमने इन राइटिंग दे दिया ताकि इनको जवाज ना मिले उसको करने। क्या इस बात पे, इतने ऐलान पे कि कमीशन बनने जा रहा है या नहीं, फिर भी कमीशन बनने का ऐलान तक नहीं हुआ। कल का दिन भी गुजर गया, हुकूमत ने इतना तक नहीं कहा कि हम तो बनने जा रहे हैं। ऐलान करने में क्या हर्ज है, फिर बैठ जाते, ऐलान तो कर देते। इसलिए खान साहब की हिदायत के मुताबिक किसी और मीटिंग में शिरकत नहीं करेंगे। हम अभी भी चाह रहे हैं और पहले भी हमने कोशिश की कि मसला डायलॉग के जरिए से हल हो, लेकिन डायलॉग न करने वाले कौन है, इसकी तरफ देखो। जी, हमने चाहा कि मसला डायलॉग के जरिए हल हो, लेकिन डायलॉग ना चाहने वाले कौन है, ये एक बड़ा सवाल है। बैरिस्टर गौहर साहब ने मुज़ाकरात की बहाली के हवाले से क्या शर्त रखी, ये भी जरा प्रोड्यूसर साहब क्विकली सुनवा दें हमें। दोबारा गौर करें, देखिए दोबारा गौर करे, हुकूमत अनाउंस करे। अभी किस चीज ने रोका है? हम वो मुज़ाकरात हमने कह भी दिया कि हॉल्ट के, चलो ये तो कह देना कमीशन बनने जा रहा है। मुज़ाकरात हो सकते हैं, सिर्फ इतना कह दें कि जी कमीशन बनने जा रहा है। इन तमाम बातों का सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब, सीनियर लीडर पीएमएलएन का क्या जवाब दे रहे हैं वो भी सुन लें। ये खेल थोड़ा ही है बच्चों का कि एक दिन आप कहें जी कि हम बात नहीं करते, दूसरे दिन कहें कि अगर ये हो जाए। ये अगर मगर से निकले, और जो बात तय हुई थी कि 7 वर्किंग डेज के बाद आए, 28 तारीख को बैठे हमारे साथ, कमीशन बनना है नहीं बनना है ये वहाँ बात हो। गौर साहब तो उस कमेटी के मेंबर नहीं है। अपनी कमेटी से कहें कि जो वादा आप लोगों ने किया था उसके मुताबिक जाके बैठो और हमारा जवाब सुनो। हम उनके इस खेल का, जिसमें कोई यकीन नहीं है, उसका हिस्सा नहीं बन सकते। क्या हम समझे कि आपने भी मुज़ाकरात अब खत्म कर दिए? हमने खत्म नहीं की। जब एक तरफ से खत्म हो गए हैं तो हम किससे बात करें? हम उस कमरे में बैठ के दीवारों से बात करें? जी, हम किससे बात करें? अगर मगर से मामलात आगे नहीं चलते, कमीशन के मुतल्लिक यकीनन बात होगी, लेकिन 28 तारीख को आएं, बैठें, उस पर बात करें हमारे साथ और फिर आगे मामलात को चलेंगे। मलिक अहमद खान बच्चर साहब, मुझे एक बात बताएं कि कहीं पे कुछ थोड़ी सी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग पीटीआई के अंदर नहीं नजर आती है आपको, कि वो कह रहे हैं कि इरफान सिद्दीकी साहब कह रहे हैं कि जनाब बैरिस्टर अली गौहर साहब जो हैं वो किस हैसियत में क्या बात कर रहे हैं, और ये अगर मगर करके क्यों हालात खराब कर रहे हैं। ठीक है, उन्होंने कमीशन बनाना है, आप लोग बैठ जाएं, नहीं बनाते तो आप खत्म कर दीजिएगा मुज़ाकरात। बच्चर साहब जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़मीर भाई, बात यह है कि असल में देखें, अब आप इस चीज़ को खुद देखें कि तकरीबन 1 माह हो गया है इन मुज़ाकरात को। तो अभी जो इनिशियल स्टेज है उस पर हुकूमत को इनिशिएटिव लेना चाहिए था। और अगर आप बैरिस्टर गौहर साहब की बात को गौर से सुने तो उन्होंने कहा है कि कुछ तो पेश रफ्त ये करते।
यानी हमने तमाम तर चीज़ें छोड़ के हम मुज़ाकराती कमेटी भी हमने पहले बना दी और उसके बाद फिर इनिशिएटिव भी आप समझते हैं कि पहली दफ़ा पोजीशन ने लिया, हमारे ऊपर इन्होंने तनकीद भी की कि कल तक ये हमारे साथ बैठते नहीं थे, ये कहते थे कि हमने इनसे बात नहीं करनी, अब बात कर रहे हैं। जो आपके मिनिस्टर साहबान ख्वाजा साहब थे, इनके सीनियर मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ, तो ही सेड के इन 14 दिनों में कौन सा कोई नया आ गया है, तावीज़ आ गया है, या कोई नई तब्दीली आ गई है कि मुज़ाकरात पे चीज़ें आ गई हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारा ये नुक्ते नज़र नहीं था कि हम मुज़ाकरात को ख़त्म करें, ये हमारा मकसद ही नहीं है। हम चाहते हैं कि मुज़ाकरात चलें, मुज़ाकरात चलाने के लिए ही तो हमने मुज़ाकराती कमेटी बनाई। अब देखें सर, बात दो चीज़ें हैं। अकील मलिक साहब तशरीफ फरमाए बैठे हैं, भाई हैं। बात ये है कि कल एक मुज़ाकराती कमेटी के मेंबर पे के घर और उसके मदरसे पे रेड हो गया पुलिस का। पुलिस मस्जिद में घुस गई आप साहबजादा हामिद रजा साहब के। तो क्या ये चीज़ें क्या हैं? मुझे ये बताया जाए कि वहाँ पे क्या को मोसाद के कोई वो एजेंट थे, कोई रा के एजेंट थे। ये कल की बात है, रिसेंटली। अच्छा, उसको हम क्या समझे? एक मुज़ाकराती कमेटी के मेंबर के साथ ये हुआ। उसके बाद कल हम गए, हम 5-6 बंदे, जिसमें मैं खुद शामिल था, जिसमें 2 MNA थे हमारे पंजाब से, KPK से। हमें 5 बजे तक बिठा मुलाकात नहीं करवाई गई और हमें बुलाया गया कि आपकी मुलाकात है। देखिए, बात यह है कि जब तक पॉलिटिकल लोग खान साहब को नहीं मिलेंगे, खान साहब से पॉलिटिकल लोग बातें नहीं करेंगे, उनको सारी सूरत हाल नहीं बताएंगे, तो बिल्कुल सही। ये इस पर आगे भी चल के बात करते हैं जी। वो तो फिर सर, आप लोगों ने आगे वकला को किया हुआ है ना, पॉलिटिकल लोग, वो कहते हैं कि हम पॉलिटिकल भी हैं। अतर, आपको क्या लगता है कि नीयतें दोनों तरफ साफ हैं, मुज़ाकरात करना चाहते हैं? आपको क्या लगता है? देखिए, मुझे नहीं लगता कि हुकूमत के पास कोई ऐसी चीज है जो वो तहरीके इंसाफ को ऑफर कर सकती है, और तहरीके इंसाफ वो हुकूमत को देने के लिए तैयार हो जाएगी जो हुकूमत की जरूरत है। अब दोनों तरफ से मामलात इसी किस्म के हैं। तहरीके इंसाफ अब 2-3 साल चुप करके तो नहीं बैठेगी। जो उनसे मांगा जा रहा है कि जी सिस्टम को चलने दें, कम से कम 2027 तक चलने दें। और दूसरा ये है कि देखिए, मुज़ाकरात जब होते हैं उसके अंदर एक माहौल होता है। आप किस माहौल के अंदर मुज़ाकरात कर रहे हैं कि एक तरफ आप सजाएं भी हो रही हैं, एक तरफ उनके कारकुनों के ऊपर मुकदमे भी हो रहे हैं, छापे भी पड़ रहे हैं, और गुजरा भी उसके ऊपर नाराजगी का भी इजहार कर रहे हैं, कभी इल्जामात भी लग रहे हैं। तो वो कोई माहौल ही नहीं है ऐसा कि जिसमें मुज़ाकरात हो सके। और दूसरी बात यह है कि मुझे ये भी नहीं लगता कि तहरीके इंसाफ को इस वक्त मुज़ाकरात करने चाहिए। ये तहरीके इंसाफ की अपनी, मेरे ख्याल में खान साहब की भी यही सोच है। अब हुकूमत के लिए तो ये बड़ा कन्वीनियंट है, जो ही कोई बाहर से कोई बात हो इंसानी हकूक के हवाले से या कोई और मामला हो, तो वो तो कहेंगे देखें जी हमारी एंगेजमेंट हो रही है, सियासी अमल चल रहा है, जमहूरी अमल चल रहा है, स्पीकर साहब भी उसमें शामिल हैं, तो आप क्यों इस तरह की बात कर रहे हैं कि जी इनके साथ कोई ज्यादती हो रही है। तो मुझे ये लगता है कि तहरीक इंसाफ को भी इस चीज की रियलाइजेशन, और खुसूसन खान साहब शुरू में भी कोई ज्यादा कन्विंस नहीं थे इन मुज़ाकरात के हवाले से। तो दोनों तरफ से हालात ऐसे हैं कि कमीशन बनता है या नहीं बनता, ये वो बातें हैं कि जिनके ऊपर हम बहस तो कर सकते हैं, लेकिन ये मैटर नहीं करती। अभी मुझे लगता है कि ये मुज़ाकरात से कुछ नहीं ना निकलेगा, ना निकल सकता है, लेकिन एंगेजमेंट जो असल हो रही है वो पसे पर्दा हो रही है, एस्टेब्लिशमेंट के साथ पैगाम रसानी हो रही है PTI की, उसमें आई डोंट नो कोई पेशरफ्त होगी या नहीं होगी। फिलहाल तो स्टेटस को है। फिलहाल तो स्टेटस को है। बैरिस्टर अकील मलिक साहब, अतर काज़मी साहब का ख्याल है कि इट वाज अ नॉन स्टार्टर फ्रॉम द बिगनिंग, और अभी भी वो कहते हैं कि इसमें से निकलना कुछ नहीं है, और उनका ये ख्याल है कि बेसूद है मुज़ाकरात, और PTI भी नहीं चाहेगी कि वो मुज़ाकरात जारी रखे, क्योंकि ये जिस तरह उन्होंने बात की कि आप लोगों के पास एक रीज़न मिल जाएगी इंटरनेशनल प्रेशर को ऑफसेट करने के लिए कि जी देखिए हमने पॉलिटिकली एंगेज किया हुआ है। ज़मीर साहब, बात यह है कि बच्चर साहब ने बात की, अतर काज़मी साहब ने बात की। बसद एहतराम मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हुकूमत ने तो दावत दी थी तमाम तरह इस मुज़ाकराती अमल में या इसका हिस्सा बनने की, तो आया कौन? कमेटी किसने बनाई? PTI ने बनाई, और PTI ने जब कमेटी बनाई तो रजामंदी जाहिर की कि मुज़ाकरात करने हैं। रैशनली अगर आप चीज़ों को देखें तो मेरा नहीं ख्याल कि ये 2-4 दिन से क्या फ़र्क पड़ जाएगा, जब 42 दिन हमने इंतज़ार किया
कि इन राइटिंग डिमांड्स दे दें, तो 42 दिन डिमांड्स नहीं आई। अल्लाह अल्लाह करके इन राइटिंग जो है वो इन्होंने TORs दी और डिमांड्स इन राइटिंग फाइनली प्रेजेंट कर दी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हल्फन और उस कमेटी के अंदर की बात है, और उसके बाद भी कई मीडिया चैनल्स में जाके उस कमेटी के स्पोक्स पर्सन जो हैं, जो अपोजिशन की कमेटी है, साहिबजादा हामिद रजा साहब, उन्होंने खुद अपने मुंह से कहा कि 7 वर्किंग डेज का डिसाइड हुआ। अब आखिरी जिस दिन मीटिंग हुई थी वो 17 तारीख थी। 7 वर्किंग डेज कंप्लीट होते हैं आपके 27 तारीख को, तो 28 को तो मीटिंग रख ली है। आई फेल टू फैदम, और मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये किस बात की जल्दी है इनको, या अब इन्होंने जो तर्ज़े मज़ाकरात शुरू किया है, ये कहते हैं जी पहले आप अनाउंस करें कि आप बनाएंगे तो फिर बैठेंगे, तो देन बैठने का फिर फ़ायदा ही नहीं है। इस तरह तो मज़ाकरात के किसी अमल में या उस अमल का हिस्सा नहीं बना जा सकता। ऑफ कोर्स जो अतर काज़मी साहब ने कहा है, तो ऑफ़र करना ये हमारा काम है, हुकूमत वक्त हम हैं। ये कह देना तो बड़ा आसान बात है, वो तो फेडरल गवर्नमेंट को ही उन्होंने कहा। उन्होंने कौन सा एस्टैब्लिशमेंट को कहा कि आप कमीशन बना के दें? यह एस्टैब्लिशमेंट कौन सा कमीशन बना सकती है? मुझे ये बात समझ नहीं आई। और एस्टैब्लिशमेंट के साथ या सीनियर लीडरशिप जो मिलिट्री की थी उसके साथ जो मुलाकात हुई, मैं ये आपको अर्ज कर रहा हूँ कि इस तमाम तर प्रोसेस में एक मुलाकात हुई सिक्योरिटी हवाले से, जिसको बढ़ा चढ़ा के बताया भी गया, और वहाँ से फिर उसकी क्लैरिफिकेशन भी आ गई, और वहाँ से जब क्लैरिफिकेशन आई कि सियासी मामला डिस्कस नहीं हुए, और फिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब ने वज़ीर आज़म साहब को भी इस तमाम तर मुलाकात के खदोखाल बयान किए। सो जब ये तमाम तर चीज़ें हो गई और पसे पर्दा तो कोई चीज़ चल नहीं रही, अगर पसे पर्दा चल रही होती या अगर पसे पर्दा की ही बात होती, तो इस हुकूमती मुज़ाकराती टीम को एक शो पीस के तौर पे इस्तेमाल करके या जाहिर करके पीछे से कोई मुज़ाकरात होते, तो असल इदराक अब हो चुका, क्योंकि पसे पर्दा कोई मुज़ाकरात नहीं चल रहे। और अगर वाक़तन पसे पर्दा मुज़ाकरात चल रहे होते तो PTI शायद इस मुज़ाकराती अमल का हिस्सा बनती। पहले दिन से ही इनकी नीयत में खोट था। ये 2-3 दिन इंतज़ार नहीं किया जा सकता। ये अवाम को भी देखना चाहिए कि 28 तारीख आज तकरीबन 25 तारीख होगी और 3 दिन रह चुके हैं, या 4 दिन का जो टाइम है। ये तमाम 7 जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, दे हैव टू गेट बैक टू अस। एक लीगल ओपिनियन फॉर्म होना है। हम अपना एक व्यू जो फॉर्म कर रहे हैं सब कमेटी के थ्रू, हम बड़े क्लोज पहुंच चुके हैं उस तमाम तर मामले में, और वहां पे आमने सामने बैठेंगे तो बात हो जाएगी। ये कैसे कंसिडरेशन है बैरिस्टर अकील मलिक के कमीशन बनाया जाएगा? देखिए, कंसिडरेशन तमाम तर पॉइंट्स पे है। ये कह देना कि इन्होंने अभी तक ऐलान नहीं किया और ये पहले ऐलान करें तो फिर बैठे, मैं तो बरमला कह चुका हूं कि जो कंसेंसस के साथ यूनानिमस या बाय मेजॉरिटी ये तमाम तर मामले पे एक बनेगा या 2 बनेंगे या दोनों नहीं बनेंगे या दोनों बन जाएंगे, इस तमाम तर मामले पे हमारी खासी बहस जो है सब कमेटी की चल रही है, और काफ़ी हद तक हम उसके करीब ही पहुंच चुके हैं। दीगर कुछ सियासी जमातों के जो लीडरान हैं उनकी कंसल्टेशन जारी है, वो अपना एक लीगल व्यू फॉर्म करेंगे एंड देन फाइनली वी विल डिसाइड। तो 28 तारीख में तो कोई इतना टाइम नहीं था, लेकिन ये इनकी नीयत पे जो है वो शक होता है कि जिस तरह इन्होंने मुज़ाकराती पूरे अमल को बीच रास्ते छोड़ दिया, तो दे वर नेवर इन फेवर ऑफ टॉक्स एनीवे टू बिगिन विद। मलिक अहमद खान बचर साहब, मुझे ये बताएं कि ये जो है कुछ दिन तो थे, इंतजार कर लेते, और डेडलाइन 31 जनवरी रखी हुई थी, एक चीज। और दूसरी चीज ये कि आप लोग शायद इसलिए आप लोग ये रीजन बना दे रहे हैं कि जी हमें नहीं मुज़ाकरात करने जब तक आप कमीशन नहीं बनाते, कि शायद आपका कोई बैकडोर चैनल ऑन है। अतर काज़मी साहब का ख्याल है कि बाकायदा है, बैरिस्टर अकील मलिक साहब का ख्याल है कि ऐसा कुछ नहीं है, इसकी क्लैरिफिकेशन भी आ गई। लेकिन ऑफ कोर्स उस लेवल तक तो मुज़ाकरात नहीं हो रहे होंगे ना, किसी और लेवल पे भी तो बैकडोर चैनल ओपन हो सकता। जी, मैं इसमें ये जरूर अर्ज करूंगा, अकील साहब ने जो बात की है कि इनकी नीयत में खोट है। देखिए, नीयत अपोजिशन की नीयत में, अपोजिशन के पास क्या होता है कि उसकी नीयत में खोट हो। हमारे बंदे 26 नवंबर को हमारे शहीद हो गए, हमारे ऊपर गोलियां चली, हमारे ऊपर शेल बरसाए गए, और आपके शायद मैं एक और इल्म में इजाफा कर दूं कि 400 मिलियन के तो अभी दोबारा शेल खरीदे जा रहे हैं पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से।
अप्रूव हो चुका है वो बजट उनका। तो मैं ये अर्ज करूंगा कि हमारी नीयत में अगर खोट होती तो हम बनाते क्यों अपनी मुज़ाकराती कमेटी, पहली बात। दूसरी बात सर, हमने ये बात नहीं की थी कि 31 जनवरी तक हमने कहा था कि 31 जनवरी तक हमारे मुज़ाकरात मुकम्मल हो जाएंगे। अभी तो इनिशियल स्टेज पे बैरिस्टर साहब बादशाह बंदे हैं, मैं इनको क्या कहूँ कि अभी तो आपने हमें इतना भी नहीं बताया कि आप वो इंडिया भी हमारे पास आपका नहीं आया। तो जब आपका भी ये फैसला भी नहीं हुआ तो अब हमने आपसे बातचीत करके क्या करना है। दूसरी जो काज़मी साहब बात कर रहे हैं, देखिए बात सुने, मैं बैरिस्टर साहब जरूर अपनी जगह पे उनके पास अपनी मालूमात होंगी, मैं उनको ये नहीं कह रहा कि खुदा ना खास्ता वो को झूठ बोल रहे हैं या गलत कह रहे हैं, बट को आप डिनाई नहीं कर सकते किसी किस्म के भी मुज़ाकरात में। एक टूल है जो कि इस किस्म के मुज़ाकरात में जब उसको एक फरीक समझा जा रहा हो तो ये तो हो ही नहीं सकता ना जी कि उनके साथ बातचीत इनकी भी हो रही होगी। और डेफिनेटली हमारी तो मुलाकात हुई है, हमारा तो बैकडोर चैनल ज़मीर साहब रहा ही नहीं जब हमारे बानी पीटीआई ने कैटेगोरिकली कह दिया कि मुलाकात हुई और उसको उन्होंने खुशाइन करार दिया। तो मेरा ख्याल है कि वो बात तो मैं बिल्कुल काज़मी साहब की सेकंड करूंगा कि ये चीजें तो साथ साथ चलती हैं। दूसरी बात सर ये है कि आप नहीं, लेकिन बात ये है कि उस लेवल पर नहीं हो रहे होंगे, लेकिन बैकडोर चैनल शायद ओपन होगा कहीं ना कहीं पे, ये आप मानते हैं इस बात को? देखिए मेरी अर्ज सुन ले, बैकडोर चैनल तो अब आप ना कहें, जब हमने इस बात को तस्लीम किया कि हमारी मुलाकात चीफ ऑफ द आर्मी चीफ से हो गई, तो इस बात को हमारे चेयरमैन ने जब हमने ये कहा है सब और खुशायद हमने ये कहा कि देखिए वो उसको आप बैकडोर चैनल नहीं समझते, ना हम समझते हैं, ना मेरा ख्याल में किसी और को समझना चाहिए। दैट वाज ए मीटिंग जहां पे इत्तेफाक से मुलाकात हुई, ऑफ कोर्स सिक्योरिटी के हवाले से मीटिंग थी। अतर इसको सीबीएम देखा जा सकता है? जुनैद अकबर खान साहब का नाम फाइनल कर दिया। एक मिनट के लिए हमारे से उन्होंने कौन सी सिक्योरिटी का उन्होंने पूछना था? अकील मलिक साहब बादशाह हैं जी। बात ये है कि बातचीत आपको भी पता है जहाँ होती है। वो बैरिस्टर अकील मलिक साहब बादशाह हैं, फिर हम उन पे आएंगे, वो बताएंगे हमें कि जी उनकी ये जो शाहाना ओपिनियन है इससे उनसे पूछेंगे। अच्छा मुझे ये बताएं कि एक तो ये कि जुनैद अकबर खान को अगर चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी लगा दिया जाता है तो आपको क्या लगता है, कैन दिस बी कंसिडर्ड एज अ सीबीएम कि चलें, मतलब एक रवायत है, कोई रूल नहीं था, लॉ नहीं था, लेकिन इसके बावजूद जो है ऑपोजिशन का जो नॉमिनेटेड बंदा है एक लगा दिया, आपको क्या लगता है? और दूसरा, आपको लगता है कि ये जो यही वजह हो सकती है कि बैरिस्टर अकील मलिक साहब का ख्याल है कि नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि यही वजह हो सकती है कि अगर वो बैकडोर चैनल ओपन उन्होंने कर लिया है और इसीलिए किया है कि ठीक है फिर अब हुकूमत से हम नहीं करेंगे मुज़ाकरा? देखिए, जो आपका क्वेश्चन है कि कोई चल रहे हैं राब्ते या कोई बात हतमी होगी, मुझे नहीं लगता कि बात कोई हतमी हुई है। राब्ते तो होते हैं, लेकिन आप गुज़िश्ता रोज की जो खान साहब की ट्वीट आई, मुज़ाकरात जो खत्म किए, उसमें जो खान साहब ने बातें की हैं वो एक गेयर शिफ्ट कर दिया है। खान साहब ने उन टॉपिक्स को भी छेड़ दिया है, उन चीजों का भी खान साहब ने जिक्र करना शुरू कर दिया है जो फ्रिंज के ऊपर बातें होती हैं। तो ये एक वाज़ेह पैगाम है कि अगर आप कुछ मामलात को आगे लेके नहीं चलेंगे तो हम भी फिर मामलात को दूसरी तरफ लेके जाएंगे। अब मैं हो सकता है इससे इत्तेफाक ना करूं, आप हो सकता है इस पे तनकीद करें, लेकिन वाज़ेह तौर पे नजर आ रहा है कि खान साहब की हिकमत अमली तब्दील हो रही है। और 8 फरवरी तक मेरे पास कोई खबर नहीं है, मुझे ये लगता है कि खान साहब दोबारा सियासी पारा थोड़ा सा गर्म करना चाहते हैं और आलमी सतह पे एक जो बयानिया बन रहा है उसको ताकि तकवीयत मिले। दूसरी, जो जुनैद अकबर साहब की आपने बात की, अगेन ये भी एक शिफ्ट है। शेख वकास अकरम और जुनैद अकबर में जमीन आसमान का फर्क है। जुनैद अकबर वो जिसको पूरे खैबर पख्तूनख्वा के थानों में घुमाया गया, बार बार उसको गिरफ्तार किया गया, जिसने पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर जुनैद अकबर साहब ने जो तकारीर की वो भी रिकॉर्ड का हिस्सा है। तो मेरे ख्याल में खान साहब ने एक डिफरेंट सिग्नल दिया है, एक डिफरेंट मैसेज दिया है कि चीजों को हम किस तरह आगे लेके चल सकते हैं। बाकी अगर सारी सियासी जमातें मुतफिक हो जाती हैं उनके नाम पे तो अच्छी बात है, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में वो है। अब लगता यह है कि इस मुल्क में 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का कभी जिक्र हो जाता है, कभी जेल मैनुअल का।
तो आईने पाकिस्तान के ऊपर भी जेल मैनुअल लिखवा दें ताकि उसके ऊपर भी अमल दरामद शुरू हो जाए। तो जब अब आईने पाकिस्तान को नहीं यहाँ पे माना जा रहा, तो फिर जेल मैनुअल या फिर जो है चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की क्या अहमियत है। फिलहाल तो चीजें इसी तरह चलती हुई हमें नजर आ रही हैं। बाकी साहब आपको पता है, बट आई थिंक आफ्टर पीका एक्ट, पीका 2025, अब मतलब हमें तो शायद थोड़ा सा एहतियात करनी पड़ेगी, लेकिन कहा यह गया, क्लेम भी उन्होंने किया। नहीं, ये बैरिस्टर साहब ने लिस्टें बनाई हुई हैं, ये इनकी लेफ्ट जेब में लिस्ट पड़ी हुई है और आपका नाम तीसरे नंबर पे है। अच्छा चले, आपका तीसरे ये ब्रेक के बाद इनसे और ये पूछता हूं, प्रोग्राम के बाद बैरिस्टर साहब डिसाइड करेंगे कि नाम नीचे जाएगा कि ऊपर आएगा, आपका नाम पहले नंबर पे आ जाए। चले वो इस पर भी बात करते हैं। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन जी। बैरिस्टर अकील मलिक साहब, एक तो ये भी बता दें कि ये जो अतर काज़मी साहब ने बात की है, ये इसमें क्या कितनी सच्चाई है कि आपकी जेब में लिस्ट पड़ी हुई है और ग्रेडिंग हो रही है जर्नलिस्ट की, सोशल मीडिया के वीलॉगर्स की, ब्लॉगर्स की, ये भी ज़रा हमें बता दें। और दूसरा कि बात यह है कि आपको लगता है कि ये शिफ्ट है, डिलिबरेट शिफ्ट है इमरान खान साहब की तरफ से कि इंटरनेशनली भी प्रेशर बढ़े आपके ऊपर और लोकल प्रेशर भी माउंट हो टिल 8 फरवरी? ज़मीर साहब, ये शिफ्ट नहीं है, ये एक डिलिबरेट यू टर्न है। उसी तसलसल में जिस तरह खान साहब ने पहले भी कई यू टर्न्स लिए, अपनी कही की भी बातों पे यू टर्न्स लिए। दिस इज़ येट अगेन अनदर यू टर्न। जहाँ तक बात काज़मी साहब ने की, तो मैं ये ज़रूर आपको कह सकता हूँ कि कोई लिस्ट कहीं प्रिपेयर नहीं हुई थी जर्नलिस्ट के हवाले से। एंड आई थिंक वर्किंग जर्नलिस्ट जितने भी हैं, दे शुड एक्चुअली फील थ्रेटन्ड। ये पीका एक्ट के हवाले से थोड़ा सा इन्होंने अगर उस तरफ इशारा किया है, तो उसमें किसी जर्नलिस्ट को तो टारगेट नहीं किया गया या ग्रुप ऑफ जर्नलिस्ट को टारगेट नहीं किया गया। फेक न्यूज़, फॉल्स न्यूज़, मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन को एड्रेस जरूर किया गया है। सही। वेल, इफ इट्स बेस्ड ऑन अ फैक्चुअल तमाम तर चीज़ पे, तो बिल्कुल उस पे करें। आई मीन इफ इट्स समथिंग कि जो मरीम नवाज शरीफ साहिबा की जिस तरह की AI जनरेटेड वीडियोस बनाई गई हैं, अगर उनको आगे फिर रीट्वीट करें और फिर फॉरवर्ड करें, तो फिर तो मैं समझता हूँ कि ये बात दुरुस्त नहीं है। या किसी और की करें, इवन इमरान खान साहब की भी बना के करें। अगर वो कंप्लेनेंट बनना चाहते हैं तो बिल्कुल बने, उनके लिए भी ये कानून होगा। इस कानून से वो भी इस्तिफादा हो सकते हैं, मुस्तफीद हो सकते हैं, इस्तिफादा उठा सकते हैं, फायदा उठा सकते हैं। तो कहने का मकसद ये नहीं है, कहने का मकसद है कि एनी पर्सन of course who is intentionally, again I will emphasize on the word intentionally, क्योंकि intention का जो एक safeguard रखा गया है वो ज़रूरी है, कि otherwise honest mistake तो हो सकती है इस पूरे mechanism, because FIA की capacity ही नहीं थी। मैंने in practice देखा कि FIA की capacity नहीं है। and लेट मी जस्ट ब्रिंग दिस ऑन रिकॉर्ड आपके नाजरीन के लिए भी, कि आपको तो थोड़ा सा इसको अप्रिशिएट करना चाहिए और बेशक आप अपनी इनपुट दें, क्योंकि ये सेनेट में कमेटी में जब है वहाँ पे जाके बिल्कुल ज़रूर उसमें करें, उसमें बताएं कि ये तमाम तर मामला है। मैं ये ज़रूर आपको कहूँगा कि आपके तो कई जर्नलिस्ट हैं, आपकी अपनी बरादरी से हैं, जिनको टारगेट किया गया। क्या मोना आलम की डीप फेक नहीं बनाई गई और किसी और की वीडियो को उसका जाहिर किया गया? आई एम श्योर आपने देखा होगा, आपकी सहाफ़ी बहन है, कॉलीग हैं। इसी तरह आप तलत साहब का देखें, आप हसन अयूब साहब का देखें, उनके घरों के एड्रेसेस, तस्वीरें उठा के लगाई गई और जिस तरह की थ्रेट्स उनको दी गई एक मखसूस सियासी जमात के लोगों की तरफ से, और सबको रायल अप करने के लिए कहा गया कि जी आप इनके घरों के बाहर जाके जो है क्या क्या करें। तो आई थिंक कि ये प्रोटेक्टिव मेजर है, ये फॉर द एंटायर कम्युनिटी। लेकिन बैलेंस आपने करना है बैरिस्टर अकील मलिक साहब। दूसरे ग्रुप के भी लोग हैं जो विक्टिम हुए हैं, वो भी आपको मालूम होना चाहिए। ऑफ कोर्स आई थिंक द गवर्नमेंट वुड हैव अ राइट इंटेंशन और कोई मैलाफाइडी नहीं है इसमें, लेकिन आप यू थिंक कि इट्स अ यू टर्न, इट्स नॉट अ शिफ्ट इन द पॉलिसी ऑफ द PTI। आपका मतलब है कि ये यू टर्न लिया गया है डिलिबरेटली? डिलिबरेट नेगोशिएशन को हॉल्ट करना, नेगोशिएशंस के साथ कंटिन्यू ना करना, उसका पार्ट ना बनना, ये डिलिबरेट जो है उनके पार्ट पे यू टर्न लिया गया है डिलिबरेटली।
एज पर पास्ट प्रैक्टिसेस जो उनकी एक तर्ज सियासत रही है, कुछ अदरवाइज उनको भी पता है कि जब बैठेंगे तो ये तमाम तर चीज़ें कौम और अवाम के सामने होंगी। एक तरफ तो उन्होंने अपनी इन राइटिंग डिमांड्स जो हैं वो दे दी। बच्चर साहब भाई हैं, मैं ये ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि बच्चर साहब वो लिस्ट तो अभी तक नहीं आई, रिटन डिमांड्स में भी 42 दिन तहरीरी तौर पे जो दिया है उसमें भी 42 दिन लग गए थे, लेकिन साथ में ये भी नहीं आया जो आपकी दूसरी डिमांड है। चलने कमीशन तो एक साइड पे 26 पे और 9 तारीख पे, लेकिन वो लिस्ट भी नहीं आई, वो आइडेंटिफिकेशन भी आपने नहीं की कि वो सियासी असीरान कौन है आपके। बिल्कुल, वो नाम देने हैं अभी उन्होंने, तो वो बच्चर साहब आपका ये ख्याल है कि अभी तक जो मामला जिस तरह चल रहे हैं कि मुज़ाकरात अब होते नजर नहीं आ रहे, तो अब क्या करना है? प्रोटेस्ट है, जलसे जुलूस हैं, सड़कों पे निकलना है, या सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर रहते हुए अपना लीगल जो आपका डेमोक्रेटिक राइट है वहां पे एक्सरसाइज करना है प्रोटेस्ट? देखिए जी, बात यह है, सबसे पहले तो हम 8 फरवरी को एक अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवा रहे हैं। वो तो रिसेंटली 8 फरवरी हमारा एक, मैं समझता हूँ कि एक ब्लैक डे था जब हमारा मैंडेट हमसे छीना गया, और एक मैंडेट छीन के और एक ट्रू रिप्रेजेंटेटिव जो एक जमात थी उससे लोगों वोट किसी को पड़ा और वोट निकल किसी का आया। हैरत अंगेज बात मैं आपको बता दूं, काज़मी साहब बैठे हैं और वकील साहब भी इस बात को जरा एक्नॉलेज कर लें, मैं इनको अपराइज कर रहा हूं कि लाहौर के एक आम कैंडिडेट को मियां नवाज शरीफ साहब से ज्यादा वोट पड़ गए हैं। यानी उन्होंने कोई इतना ही काम कर दिया कि ओन चौधरी साहब हैं और लाहौर में उनको मियां नवाज शरीफ से ज्यादा वोट पड़ गए। कैलकुलेशन इस हद तक चली गई थी कि इनकी अपनी जो हम ये समझते हैं कि डेफिनेटली एक जमात के वो सरबराह हैं, तो एक आम MNA को उनसे ज्यादा वोट पड़ने, इस किस्म के हज़ारा ऐसे वाक़े। हमारा एक प्लान तो ये है कि हम 8 फरवरी को हम एहतजाज कर रहे हैं जी। अभी उसका हमने ये फैसला कर लिया कि एहतजाज कर रहे हैं। लिस्टें अकील साहब की पार्टी बना रही है, पंजाब पुलिस को दोबारा एक्टिव किया जा रहा है। ये जो सरदार हामिद रजा साहब के घर पे छापा पड़ा है, जर्नलिस्ट की बात हो रही थी सर, आप लीडर्स की नहीं सर। मैं तो अपनी देखिए, मैं आप अपनी बात कर रहे हैं, मैं अपनी लिस्टों की बात कर रहा हूँ ना। मुझे पता है काज़मी साहब ने दूसरी लिस्ट की बात, यानी कि पंजाब हुकूमत ने भी बना ली है और बैरिस्टर अकील मलिक साहब ने भी इस्लामाबाद में भी बन गई लिस्ट। नहीं, मैं बैरिस्टर अकील मलिक की पार्टी की बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि इन्होंने बनाई है, वो तो पंजाब हुकूमत ने बनाई है ना जी। शुक्रिया बच्चर साहब, शुक्रिया बच्चर साहब, हुकूमत ने भी नहीं बनाई, मैं ये भी बता दूं आपको। वो जी हाँ, मुझे अंदाजा है। उसकी वजह ये है कि बेबसी है ना बैरिस्टर साहब के। अब हमारा जो मामला है जी, 8 तारीख को यौम स्याह। और एक और चीज मैं अर्ज कर दूं, देखिए खान साहब ने कोई यू टर्न नहीं लिया। काज़मी साहब की बिल्कुल ये बात ठीक है कि खान साहब को पार्टी की तरफ से मैं ओपनली कहूँगा कि मुज़ाकरात के लिए राजी किया गया। खान साहब कहते थे कि इन मुज़ाकरात का कोई फायदा नहीं, हमें कुछ नहीं मिलना। हमारे जो अभी बैरिस्टर साहब ने ये कहा, तो अब आपको लगता है फाइनल है कि मुज़ाकरात नहीं होंगे बच्चर साहब? मेरे ख्याल के मौजूदा रवैये से तो यही फाइनल है कि अब मुज़ाकरात का फायदा नहीं है ज़मीर साहब। अब देखें, जब अभी तक इन्होंने हमें कोई, देखिए इनके पास, हुकूमत के पास एक ताकत होती है। देखिए जब इन्होंने 26 नवंबर को एक निहत्ते लोगों पे जब गोलियां चली थी और लोग चाहे एक बंदा भी ज़मीर साहब वहाँ पे अगर शहीद हुआ या वहाँ पे कैजुअलिटी हुई, तो एक बंदा भी तो पूरी इंसानियत की समझे कत्ल है एक बंदे का भी। तो बिल्कुल सही जी, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल एक शख्स की मौत जो है वो पूरी इंसानियत की मौत है, इसमें कोई शक नहीं है। अतर एक सिनेरियो बिल्ड किया हुआ है, बना भी हुआ है कि जी डोनाल्ड ट्रंप आ गए हैं, उन्होंने बाकायदा अपना दफ्तर संभाल लिया है। एक आस उम्मीद उस तरफ से भी है। दूसरा, अब आपको क्या लगता है कि ये स्ट्रीट्स पे फैसले होंगे 8 फरवरी से पहले? मुज़ाकरात मतलब इट्स क्लोज्ड, चैप्टर इज क्लोज्ड मुज़ाकरात का। एक चीज़ ये भी कंफर्म, आप क्या मानते हैं कि इट इज़ क्लोज्ड? और दूसरा, ये जो सिनेरियो अब एक बन रहा है, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कितना एडवांटेज ले सकेगी?
देखिए, अब ट्रंप आके क्या करते हैं क्या नहीं करते, टू बी ऑनेस्ट फिलहाल ये कहना तो इतना आसान नहीं है। मसला ये है कि मसाइल तो हमारे पाकिस्तान में है। कोई ट्रंप की बात करे या बाहर बैठे हुए किसी चीज की बात करे या सोशल मीडिया की बात करे, वहां से कोई आवाज आएगी, ये सारी अलामात हैं। असल बीमारी, असल इशू ये है कि जो आइन और कानून के ऊपर पाकिस्तान में अमल दरामद नहीं हो रहा। और ये कोई पहली दफा नहीं, मैं मतलब कि सिर्फ ये नहीं कह रहा हूं कि इसी दौर में मसाइल बहुत ज्यादा है। यकीनन उसकी ग्रेविटी थोड़ी ज्यादा हो गई है। बैरिस्टर अकील साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, इन्हीं की जमात के हैं मियां जावेद लतीफ साहब। जब उन पे गद्दारी का मुकदमा हुआ तो मैंने उस वक्त भी कहा कि ये गलत है, जावेद लतीफ गद्दार नहीं है, ये उनसे पूछ सकते हैं। जब रात को 11 बजे जो है हनीफ अब्बासी साहब को सजा सुनाई गई तो मैंने उस वक्त भी कहा कि ये गलत है, ये ज्यादती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और हनीफ अब्बासी साहब भी इस चीज की गवाही दे सकते हैं कि मैंने उसकी भी मुखालफत की। तो ये नहीं है कि हम किसी एक चीज की मुखालफत इस वजह से कर रहे हैं कि कोई हैंडसम बहुत ज्यादा है या कोई हमें प्यारा बहुत ज्यादा, नहीं। अब मसला ये है कि अगर हमने मुल्क को लेके चलना है, मैं आप हम सब जो है कमजोर जो लोग हैं, हमारी मजबूती वो आईने पाकिस्तान है। अगर वो रूल ऑफ लॉ और आइन कमजोर होगा तो फिर मैं और आप तो इस मुल्क में सर्वाइव ही नहीं कर सकते, किसी की भी हुकूमत हो। यहाँ पे कभी भी दूध और शहद की नहरें नहीं बही हैं, हर दौर में यहाँ पे मसाइल रहे। तो इसीलिए ये हमारा बेसिक सा मुकदमा ये है कि जो कुछ भी हो वो आईने पाकिस्तान के तहत हो, जो भी सियासी जमात करे। बाकी अब ये मामलात क्या स्ट्रीट पे हल होंगे? आई डोंट थिंक, मेरे ख्याल में ये बैलेट बॉक्स के जरिए हल होंगे। लेकिन हमें पहले ये मानना पड़ेगा कि जिसको वोट पड़ता है उसके लिए वोट निकले। जब तक हम वोट को इज्जत नहीं देंगे, उसको मानेंगे नहीं, यकीन कीजिए कि 25 साल बाद भी मैं, आप और बैरिस्टर साहब बैठ के यही बहस कर रहे होंगे और बशर साहब। तो हम सब ने इसके ऊपर एक कॉन्शियस डिसीजन लेना है। और ऑब्वियसली हुकूमत बीइंग हुकूमत, उनके ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा आती है। अतर, एज वी स्पीक नाउ, मुज़ाकरात की नाकामी किसकी जिम्मेदारी? देखिए, ये मुज़ाकरात में से कामयाबी होनी नहीं थी ना। मैं जरा एक छोटी सी बात अर्ज कर दूं। उस दिन राना सनाउल्लाह साहब हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में थे और हामिद मीर साहब ने उनको कहा कि जो नए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहब आए हैं, उन्होंने तो आपके खिलाफ, वो प्रोसिक्यूशन के वकील थे और आपके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो राना साहब ने कहा जी वो गोरे नायाब हैं, उनमें वो तमाम सलाहियतें हैं जो किसी आला ओहदे पे पहुंचने वाले के लिए हो सकती हैं। यानी उन्होंने अपनी एक रिजेंटमेंट शो की। अब ये वो हुकूमत है जिसकी जुडिशल कमीशन में अक्सरियत भी है, राना साहब के तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, यकीनन उन्होंने कन्वे भी किए होंगे। उसी जुडिशल कमीशन में आज़म नज़ीर तारड़ साहब भी बैठे हैं, अटॉर्नी जनरल भी बैठे हैं। तो जब ये अपनी मर्जी का एक जज नहीं लगा सकते तो फिर ये मुज़ाकरात की नाकामी की जिम्मेदारी इन पे डालना या PTI पे डालना, मेरे ख्याल में वो ज्यादती होगी। जो फैसले होंगे वो मेरे ख्याल में किसी और लेवल पे होंगे। तो यू आर कन्विंस्ड कि बैकडोर चैनल इज स्टिल ऑन, तो फिर मतलब वी शुड फॉरगेट इट। ठीक है, बिल्कुल सही। बैरिस्टर अकील मलिक साहब, अब चलें, अब आप एक तरफ से तो सुकून हो गया ना कि ये जो आपने एक्सरसाइज की कि जी बनाने हैं कमीशन, नहीं बनाने, तो वो आप छोड़ दें। मतलब उसमें इतना वक्त किसी और कंस्ट्रक्टिव चीज के लिए मतलब स्पेंड कर दें, क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, कंस्ट्रक्टिव चीज़ें तो हम ऑलरेडी उस पर काम कर रहे हैं। आप देखें कि वर्ल्ड बैंक के साथ जो शराकत का फ्रेमवर्क है, जो 10 साल हमने उनके साथ शराकतदारी करनी है, उस पर बिल्कुल कल उसकी लॉन्च सेरेमनी थी। पाकिस्तान की मईशत के हवाले से बात करें तो देखें कि तमाम तर पॉजिटिव एक आउटलुक नज़र आती है। इसी तरह वर्ल्ड बैंक की एक और रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल इस्तेकाम आ रहा है, माशी तौर पे इस्तेकाम उस पर गामजन है पाकिस्तान। तो ये किस दौर में नहीं रही सियासी अदम इस्तेकाम या ये तमाम तर मामला। तो आपको याद होगा कि 14 में भी जब धरने थे या धरनों की सियासत थी, उससे पहले ही लेके आए थे और ये हर दौरे हुकूमत में रहा है। मलिक साहब, तो आई डोंट थिंक इन माय सॉरी बैरिस्टर अकील मलिक साहब, तो अब आपको गेटिंग आउट ऑफ दिस पॉलिटिकल क्राइसिस इज नॉट अ प्रायोरिटी? मतलब ठीक है, क्राइसिस, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, रहती रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। Political instability has no effect whatsoever on the economic stability. तो ये मैं आपको ज़रूर बता दूं कि उसका नेक्सस जो ड्रॉ किया जाता है कि मईशत में इस्तेकाम तब आएगा जब सियासी इस्तेकाम होगा। नो, सिंपली नॉट एट ऑल। बिकॉज कोई भी हुकूमत उठा के देख लें तो हमेशा से अपोजिशन ने एहतजाज किया है, वो सड़कों पर निकले हैं। हम लोग भी जब अपोजिशन में थे हम भी निकले, हम भी सड़कों में थे। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपका विजन क्या है। उड़ान पाकिस्तान देखें कि ये विजन बैरिस्टर अकील मलिक साहब, जिसके हवाले से हम पाकिस्तान को
तरक्कियों सही। बैरिस्टर अकील मलिक साहब प्लीज मुझे जरा काइंडली अगले चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम तो बता दें। सर वो नाम में क्या रखा है, तो अब प्रोसेस जब शुरू होगा 26 तारीख है उसकी, तो वो 26वीं आईनी तरमीम के बाद तो आपको पता है इन एनी केस फॉर सर्टेन टाइम पीरियड जो एग्जिस्टिंग है वो कंटिन्यू कर सकते हैं जब तक इत्तेफाक ना हो जाए नाम पे। तो ये प्रोसेस वजीर आजम ने इनिशिएट करना है, लेकिन पीटीआई को या पीटीआई के जो सपोर्टर्स हैं मेरे ख्याल से स्पेशली नेशनल असेंबली में उनको कुछ ज्यादा ही जल्दी है तमाम तर मामलों पे। अभी मुशावरत का अमल शुरू नहीं हुआ तो पिछले हफ्ते 10 दिन पहले या 12 दिन पहले उमर अयूब साहब ने जो है कहा कि जी कमेटी बना दी जाए। कमेटी तो सेकंड स्टेप होता है, मतलब पहला स्टेप तो ये कि वजीर आजम ने मुशावरत शुरू करनी है और अगर वो डेडलाइन पास हो जाए तो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन लिखता है कि आपने मुशावरत करनी थी, आईन और कानून के मुताबिक आपने मुशावरत नहीं की, इसलिए मैं स्पीकर को लिख रहा हूं कि कमेटी भी तश्कील दे दी जाए। ये तमाम मामला हुआ ही नहीं, तो उमर अयूब साहब आई थिंक कुछ 10 कदम आगे जिस तरह चल पड़े हैं, उन्होंने कहा जी कमेटी बना दी जाए। तो अभी ये बहस होगी, इस तमाम तर मामले पे नाम आएंगे, कुछ उनकी तरफ से आएंगे, कुछ हमारी तरफ से आएंगे, देन फाइनली डिसाइड होगा। ज़मीर साहब ये आई थिंक यू नो दे वांट क्विक फिक्सेस। बच्चे साहब अब तवक्को की जा सकती है लाइफ, वो तो नहीं हो सकता। बच्चे साहब फाइनल कमेंट और बहुत शॉर्ट आंसर चाहिए बच्चे साहब आपसे कि अब कोई जो है तवक्को की जा सकती है कि ये चेयरमैन जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नाम के ऊपर भी इत्तफाक हो जाएगा, जिस तरह पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन पर नाम पर इत्तफाक हो गया? शॉर्ट आंसर। मेरा ख्याल है कि 26th अमेंडमेंट के बाद अभी तक तो यही इसी को जारी करने का वो कह रहे हैं कि यही काम जारी रखेंगे। तो हमारे लिए तो फिर जब तक ये मेरा जो अपना अंदाजा है ज़मीर साहब, बात ये है कि ये नाम पे इत्तफाक कोई इतनी बड़ी मुश्किल बात नहीं है। अगर ये थोड़ा सा उस हॉल से निकल के तो कोई गैर जानिबदार या कोई न्यूट्रल ये को पैनल दे देंगे तो इत्तेफाक हो जाएगा। सही, बिल्कुल ठीक, पॉइंट आ गया आपका, बिल्कुल बिल्कुल पॉइंट आ गया। अतर काज़मी, बैरिस्टर अकील मलिक साहब कहते हैं नाम में क्या रखा है, मुज़ाकरा शुरू होने दें, नाम आएंगे बहुत सारे, आपको क्या लगता है? मेरे ख्याल में उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है। पहले भी गैर जानिबदार एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, उसके बाद अगला कोई अगर मेरे जहन में नाम आता है तो वो तो मेरे ख्याल में इतने गैर जानिबदार तो मियां नवाज शरीफ साहब भी हो सकते हैं, आजकल वैसे भी थोड़े फारिग हैं, तो उनको लगा दिया जाए चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो वो भी उसी तरह गैर जानिबदारी से करते रहेंगे जिस तरह सिकंदर सुल्तान राजा ने मामला चलाए। उनको सीट छोड़नी पड़ेगी अतर, प्लीज ये तो ना करें। नहीं सर, वो फारिग नहीं है, वो पार्टी के सदर हैं, जमहूरियत की इतनी छोटी सी सदारत संभाले हुए हैं और पार्टी के मामला पार्टी के सदर हैं, वो फारिग नहीं है, ही इज बिजी मैन। मेरे ख्याल वो क्राइटेरिया 4 दिन पहले जो है वो प्राइम मिनिस्टर मुशावरत के लिए गए। सारी बात है जी अतर, मतलब प्राइम मिनिस्टर मुशावरत कर रहे हैं। ये है कि देखें, डेमोक्रेसी के अंदर मेरा नहीं ख्याल कि इससे ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट पोस्ट हो सकती है। कितना अरसा हो गया है कि हमारा खैबर पख्तूनख्वा से अभी तक जो है सेनेट का इलेक्शन नहीं हुआ। हम कितना सीरियसली अवामी मैंडेट को और पब्लिक मैंडेट को ले रहे हैं कि सेनेट के अंदर एक सूबे की उस तरह नुमाइंदगी नहीं है, चेयरमैन भी आ गया, सदर भी आ गया। तो मेरे ख्याल में हमने डेमोक्रेसी को, आइन को टू बी ऑनेस्ट जो मजाक बनाया हुआ है, तो अब सबको सोचने की जरूरत है। कल जरूरी नहीं कि हमेशा के लिए इक़्तिदार रहे, कल ये भी ऑपोजिशन में हो सकते हैं। सही, आप तीनों हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे तो हमारे साथ होंगे अजीम राना साहब। राना अजीम साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, PFUJ के प्रेसिडेंट भी हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2025 है क्या। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। हमें राना अजीम साहब ने ज्वाइन किया है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं, एंकर हैं और PFUJ के पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सेक्रेटरी जनरल भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राना अजीम साहब आपके बात का। राना साहब, ये पीका एक्ट आ गया, आपको मालूम है जर्नलिस्ट ने प्रेस गैलरी से वॉकआउट भी किया, अपोजिशन ने भी वॉकआउट किया, लेकिन उसके बाद फेडरल मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन अता तारड़ साहब कहते हैं कि जनाब जो वर्किंग जर्नलिस्ट हैं उनको इससे डरना नहीं चाहिए। राना अजीम साहब, बात यह है कि किसको डरना चाहिए, फिर अता तारड़ साहब ये भी बता दें इससे डरना किसको चाहिए। पीका एक्ट से भी किसको डरना चाहिए? क्या पीका एक्ट के अंदर जो तरामीम की गई हैं, आपने भी देखी है, वो उन तरामीम में किसी एक जगह लिखा है कि किसी सहाफी को इससे डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा, किसी सहाफी पर इस पर मुकदमा नहीं होगा,
किसी सहाफी के खिलाफ इस पे कार्रवाई नहीं होगी। क्या किसी एक जगह लिखा हुआ है? किसी जगह नहीं लिखा हुआ। अफसोस की बात यह है कि आज हमें बिल्कुल सच कहना और सच सुनना चाहिए कि इस पीका एक्ट के आने से पहले वजीर आज़म पाकिस्तान एक मीटिंग करते हैं, पाकिस्तान की बड़ी सहाफती तंजीमों मालकान की, उनके कुछ लोग वहां पे मौजूद होते हैं। उसके 1.5 घंटे बाद पीका एक्ट आ जाता है। उसके बाद सहाफी एहतजाज करते हैं, और उसके बावजूद आगे कहा जाता है जनाब आपके लिए नहीं है, ये सोशल मीडिया के लोगों के लिए है। अब सोशल मीडिया में दो फर्क है ना, एक सोशल मीडिया है जो कुछ सियासी जमात चला रही है, आप उसके खिलाफ कार्रवाई करें, हमें कोई इतराज नहीं। लेकिन एक सोशल मीडिया वो है जो सहाफी चला रहा है। एक सहाफी है, उसके पास जॉब नहीं है, तो वो एक अपनी जॉब के तौर पे उसे चला रहा है, और उसमें वो हकायक बयान कर रहा है, उसमें वो हकायक को सामने ला रहा है। और इसमें देखिए आप, इस तरामीम में लिखा हुआ है कि जो बात असेंबली के अंदर कहा जाए कि इस बात को हज़फ किया जाएगा, उसको आप नहीं चला सकते। असेंबली की कार्रवाई का वो हिस्सा चला सकते हैं जो असेंबली कहेगी कि जनाब ये हिस्सा चला दिया जाए। अब असेंबली के अंदर अगर गाली गलूच होती है, अगर असेंबली के अंदर एक दूसरे को मारपीट होती है, वो हिस्सा तो हमेशा कार्रवाई से हज़फ हो जाता है। तो क्या उसको नहीं चलाना चाहिए? क्या वो असेंबली के अंदर नहीं हुआ? अगर लेकिन रिपोर्ट तो होता है ना, मसलन हम कहते हैं कि जी ये बात हुई जिसको स्पीकर ने हज़फ कर दिया, हमें यही बताते हैं, हमें यही बताते हैं ना। तो लेकिन क्या मुझे बताएं, जब किसी पे चूड़ी फेंकी जाती है, किसी पे दुपट्टा फेंका जाता है, किसी पे बोतल फेंकी जाती है, तो वो चीजें हज़फ हो जाती हैं। लेकिन अगर हम उसको नहीं चलाएंगे तो फिर क्या ये सहाफत जो है, ये सहाफत नहीं, फिर हम एक सरकारी सवालनामा लिख कर दे दें। वो तो समझ में आती है बातें, लेकिन फेक न्यूज के लिए कौन जज कौन करेगा, डिसाइड कौन करेगा कि ये फेक है? जिस तरह मतलब जर्नलिस्ट अगर कहता है कि जी नहीं ये फेक नहीं है। प्रेस काउंसिल है, पैमरा है, अदालतें मौजूद है। अदालतों ने कई फेक न्यूज पे लोगों को सजा दी है, पैमरा ने कई लोगों को जुर्माना किया है। पाकिस्तान जो काउंसिल है, इसमें प्रेस काउंसिल है, उस पर केस जाता है। आपको याद होगा मरहूम वजीर दाखिला साहब का सियालकोट वाली जो पीपल्स पार्टी के थे, उनका एक केस आया था और प्रेस काउंसिल में गया था, और उसमें फिर बकायदा कार्रवाई हुई थी। तो ये सारी चीजें तो बड़ी क्लियर है। अब उसके बाद एक नया एक्ट क्या, ये सेम वही है जो पंजाब असेंबली से एक एक्ट मंजूर होकर आया था, जिसे फिर मैंने ही चैलेंज किया लाहौर हाई कोर्ट में, और आज के दिन तक वो उसी तरह है। आज के दिन तक उस पर अमल इसलिए नहीं हो सका कि हुकूमत के पास यही फेक न्यूज के हवाले से जवाब कोई नहीं था। चले मान ले फेक न्यूज, अच्छा फेक न्यूज पे आप सजा देंगे, फेक कमेंट्स पे, फेक वादे पे, अवाम से जो आपने फेक वादा किया, जो टीवी पे चल गया, जो टीवी ने चला दिया, जिसकी ब्रेकिंग न्यूज बन गई, जो प्रोग्रामों में चल गया, उसकी सजा क्या होगी? उसकी सजा किसको मिलेगी? टीवी को या फेक गुफ्तगू करने वाले को, फेक वादा करने वाले को? अफसोस से कहना पड़ता है अजमीर हैदर साहब, मैं ये आपको चैलेंज से कह रहा हूं, आप कहेंगे तो मैं वीडियो पेश कर दूंगा, मुझे कहेंगे मैं आपको डॉक्यूमेंट्स पेश कर दूंगा कि ये कभी नहीं होना था अगर हमारी बरादरी से कुछ लोग इसमें शामिल ना होते। तो ये कभी नहीं होना था। अब हमने इसको चैलेंज करने, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। अब बिल्कुल बिल्कुल राना अजीम साहब, अब एक आपने भी अभी बताया कि पैमरा पहले से मौजूद था, पैमरा में शिकायत जाती थी, और वो उसका मकसद ये था कि वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी है और वो रेगुलेट करती थी मीडिया को। और उसके बाद फिर अगर अखबार के हवाले से है तो CPNE है और डिफरेंट फोरम्स हैं, APNS है, जहाँ पे ये मामला जाते थे, सजाएं भी होती थी, और फिर अल्टीमेटली अदालत हद तक के इज्जत में चले जाते थे लोग, और फिर वहां पे जो गलत खबर होती थी उस पर भी सजा हुई। एक और चीज है, साइबर क्राइम, FIA के पास भी एक इख्तियार है, उनको भी मालूम है कि अगर साइबर क्राइम होता है, कोई जाली चीज बना के चलाता है, फेक न्यूज चलाता है, तो वो उसके जुमरे में भी आ सकता है। ये पीका एक्ट जो है, हुकूमत कह रही है कि सहाफियों को नहीं डरना चाहिए, तो इतनी सारी और चीजें तो ऑलरेडी मौजूद थी, तो उसके बाद इसकी क्या जरूरत पेश आई? मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, जरूरत इसलिए पड़ी है कि अब मैं जिस तरह कह रहा हूँ कि वो हम चाहते हैं कि एक सरकारी हुक्मनामा आ जाए कि ज़मीर हैदर साहब, आपने या इस सवाल से आगे सवाल नहीं करना, आपने इससे आगे खबर नहीं पूछनी, आपने कोई जो एक्सक्लूसिव स्टोरी है उस पर काम नहीं करना।
नहीं तो आप उस एक्ट में आएंगे। मुझे याद है जब ये पीका एक्ट आया था तो अतर मिनल्ला साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज थे, चीफ जस्टिस थे, तो हमने पिटीशन की थी, तो उस पिटीशन में हमारे हक में फैसला आया था। उसके बाद ये चला गया सुप्रीम कोर्ट में। तो आपको याद होगा कि उस वक्त वजीर इत्तलात जो मोहतरमा आजकल पंजाब में है, सीनियर वजीर, तो उन्होंने उस वक्त कहा नहीं जी नहीं, हमने जो इसकी रिपिटीशन में गए हम वापस ले लेंगे। शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा वापस ले लेंगे, नहीं लिया गया। बदकिस्मती ये है कि 2016 में भी पीका एक्ट जो था वो मुस्लिम लीग नून लेके आई थी, और आज भी पीका एक्ट मुस्लिम लीग नून ही लेकर आई है। अब मामला ये है कि कहते सहाफियों के खिलाफ नहीं होगा। आप देख लीजिएगा, अगर इस पे अमल शुरू हुआ, जो इंशाअल्लाह ताला नहीं होगा, हमें अदालत में यकीन है कि अदालत के अंदर हमें आला अदलिया जो है इस पे रिलीफ देगी, क्योंकि इनके पास जवाब नहीं है फेक न्यूज का। ये फेक न्यूज की जब तक कैटेगरी नहीं बनाएंगे कि फेक न्यूज क्या है और इसके जुमरे में कौन कौन आता है, फेक न्यूज का तयन कौन करेगा, उस वक्त तक ये किसी सूरत में भी ये इस पर अमल नहीं हो सकता। ना मैं फेक न्यूज के हक में हूं, ना आप फेक न्यूज के हक में है, ना ही कोई और सहाफी फेक न्यूज के हक में है। लेकिन फिर हम कहेंगे हमें फेक न्यूज है कौन सी? क्या फेक न्यूज ये है कि मैं कह दूं कि जनाब मैं फलां जगह पर एक एयरपोर्ट बनाने जा रहा हूं, मैं ये कह दूं जनाब मैं फलां जगह पर मैं इतने लोगों को मजदूरी देने जा रहा हूं, मैं कह दूं जनाब मैं फलां जगह पर फलां करने जा रहा हूं, और कुछ भी ना हो, तो चलाने वाला जो है फिर उसे लोग कहेंगे ये झूठा है, इसने खबर चलाई। ये कोई नहीं कहेगा कि जिसने कहा है, जिसके कहने पे खबर चली है, जिसके बयान पर सब कुछ हुआ है, झूठा तो हुआ है, सजा तो उसको मिलनी चाहिए, बात गिरेबान तो उसका पकड़ना चाहिए। बात यह है कि इश्योर किया गया मैदान, ये इसलिए किया गया है कि जब आप बड़ा वैलिड बात है। अब आपने कहा कि 2016 में भी पीएमएलएन की हुकूमत थी, तब आया, फिर जब आया तो तब भी आपने वही इशारतन बताया कि जो सीनियर वजीर हैं पंजाब में मरियम औरंगजेब साहिबा, उस वक्त वो इंफॉर्मेशन को देखती थी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इंफॉर्मेशन थी, वो मामला देख रही थी, उन्होंने भी जवाब दिया कि मामला। अब पीपल्स पार्टी कहती है हमसे भी मुशावरत नहीं की गई। मुझे एक बात बताएं, अगर पीपल्स पार्टी से मुशावरत नहीं की गई तो आज शर्जील मेमन ने भी, आज हमारे जब कराची यूनियन के दोस्त मिले जाके, तो उनको भी शर्जील मेमन साहब ने भी यही कहा कि जी हमसे बिल्कुल मुशावरत नहीं की गई। बिलावल भुट्टो सरदारी साहब ने भी कहा हमसे मुशावरत नहीं की गई। तो फिर इस पर रद्दअमल दे, शदीद रद्दअमल दे, और रद्दअमल दे के साबित करें कि आजादी सहाफत के साथ हैं, जमहूरियत के साथ हैं, या चंद लोगों की फरमाइश के साथ है। बड़ा सिंपल। अगर पीपल्स पार्टी से मुशावरत नहीं की गई तो सेनेट से तो ये पास हो ही नहीं सकता। अगर पीपल्स पार्टी से मुशावरत नहीं की गई तो ये कौमी असेंबली से पास हो ही नहीं सकता। अगर पीपल्स पार्टी से मुशावरत नहीं की गई तो ये बिल आ ही नहीं सकता। अब ये इम्तिहान है पीपल्स पार्टी का भी, अब ये इम्तिहान है पाकिस्तान की हर उस जमात का, हर उस शख्सियत का, हर उस शख्स का जो पाकिस्तान में आजादी सहाफत के साथ खड़ा है। आप देख लीजिएगा अगले चंद दिनों में बेनकाब होने वाले बहुत सी चीजें। और जमीर अगर साहब, हम तो पार्लियामेंट हाउस के बाहर आ रहे हैं, हम लोग जो है पार्लियामेंट हाउस के बाहर आ रहे हैं। हमने कॉल दे दिया पूरे पाकिस्तान में। और आज आपको खबर दूं, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट IFJ जो है, उन्होंने आज अक़वाम मुत्तहिदा में जी, और आज उन्होंने यूरोपीय यूनियन, दोनों जगह पे ये खत लिख दिया है। और एक खत जो है वजीर आज़म पाकिस्तान और सदर पाकिस्तान को लिखा है कि ये पीका एक्ट जो है, ये आजादी इजहार राय जो है उसकी राह में सबसे बड़ी रुकावट है, इसको खत्म किया जाए। और जब इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट अच्छा, लेकिन बड़ी सही, तो उसमें फिर एक्शन भी होता है। बिल्कुल। राना अजीम साहब, एक चीज तो शायद मैं और आप इस पर इत्तेफाक कर सकते हैं कि सोशल मीडिया बेलगाम अगर हो जाएगा तो वो तो नुकसान है ना। तो ये मतलब अगर तो ये है उसके लिए तो फिर तो बुरा नहीं है, अगर स्पेसिफिकली उसके लिए है, क्योंकि वहां पे कोई रेगुलेटरी नहीं है, रेगुलेशन नहीं है। आपको मालूम है टिकटॉक के हवाले से कितना बड़ा वो, मतलब उसके तो फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से उन्होंने, ट्रंप साहब ने कहा कि भी उस पर मतलब हमें जवाब दें विद इन 75 डेज और समथिंग व्हाटएवर। तो एक है इशू तो है कि यहाँ पे टिकटॉक और दीगर जो सोशल मीडिया फोरम्स हैं वहां पे बेलगाम मतलब अठो चीजें चल जाती हैं। सर जी बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। आप उसमें लिखें ना, पीका एक्ट की तरामीम में लिखें कि फेक न्यूज कौन सी होगी, कौन से सोशल मीडिया जो है इसके जुमरे में आएगा। आप मुझे एक बात बताएं, आपका ये प्रोग्राम जो है
जब जाएगा सोशल मीडिया पे, आपके प्रोग्राम के क्लिप सोशल मीडिया पे जाएंगे और जिस हुक्मरान को या जिस सियासतदान को या जिस सरकारी अफसरान को या जिस अपोजिशन लीडर को ये बात अच्छी नहीं लगेगी, वो कहेगा जनाब ये तो फेक न्यूज है। जाना तो आखिरकार हर क्लिप ने सोशल मीडिया पे है ना, किसी ने प्रोग्राम से उठा के, किसी ने चैनल वालों ने अपने चैनल पे लगा के, तो ये तो सोशल मीडिया पे जाना ही जाना है। आप अगर सोशल मीडिया से फेक न्यूज को रोकना चाहते हैं, गलत खबरों को रोकना चाहते हैं, गलत प्रोपेगेंडे को रोकना चाहते हैं, तो फिर आप उस आईनी तरमीम जो आपने की है, जो उसमें तरमीम की है, उसमें लिखें कि इसमें जनाब किसी सहाफी को बाल्किस अली लिखे कि जिसने गलत खबर दी है, सबके लिए लिखें। और इसमें यह भी लिखें कि अगर सियासतदान भी गलत करता है, उसमें अगर सहाफी भी गलत करता है, आम शहरी भी गलत करता है, कोई और भी गलत करता देंगे। आप मुझे एक बात बता दें, मैं एक खबर दे देता हूं जनाब, फलां जगह पे होने वाला पुलिस मुकाबला मुबैना पुलिस मुकाबला था। अब एक पुलिस कहती है जनाब हमने 3 मुल्जिमों के साथ मुकाबला किया, तीनों को मार दिया, लेकिन पुलिस को खराज तक नहीं आई, पुलिस की गाड़ी जो है उसको बिल्कुल कुछ नहीं आया। और पुलिस जब अपने उसकी रिकवरी दिखाती है, 5 क्लाशन कॉफी दिखा देगी, 6 रुपए पिस्टल दिखा देगी, वो कैसा मुकाबला है? अगर आप लिखेंगे ये जाली मुकाबला है, मुबैना मुकाबला है, तो उस पर वो कहेंगे जनाब ये तो फेक न्यूज है। इसी तरीके से आप अगर लिखें, आप अभी कह रहे हैं पीपल्स पार्टी ने कहा है, बिल्कुल मैंने भी सुना है कि हम इसके साथ नहीं है। अगर हम ये खबर देते हैं कि पीपल्स पार्टी ने पैमरा एक्ट जो है, ये तरमीमी एक्ट मुस्तरद कर दिया और कहा है कि इस पे हमसे मुशावरत नहीं की गई, तो क्या ये फेक न्यूज होगी? वो कहेंगे जनाब क्या पीपल्स पार्टी ने अपना बयान जारी किया है? क्या पीपल्स पार्टी की प्रेस रिलीज आई है? क्या पीपल्स पार्टी जो है उसकी ऑफिशियल मीटिंग हुई है? इनको सबसे पहले तो ये क्लियर करना चाहिए कि फेक न्यूज क्या है और ये पाबंदी किस पे लगा रहे हैं, पाबंदी किस पे लगनी है। बहुत बहुत शुक्रिया अजीम साहब आपके वक्त का। यकीनन इसमें बहुत से सवालात हैं, आने वाले दिनों में उनको एड्रेस किया जाएगा और तवक्को यही की जा रही है तमाम जर्नलिस्ट तंजीमों की तरफ से कि हुकूमत उनको कोई लीगली कन्विंस करने की कोशिश करेगी कि जी ये इस वजह से पीका 2025 लाया गया। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।